नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरवी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल एहसास आईएएस पर। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे। बात करते हैं आज के सेशन की कि यह सेशन माइनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम एमपीपीएससी द्वारा आयोजित 21 दिसंबर को जो हुई थी, उसमें जो पार्ट ए होता है उसमें एमपीजीके और करंट अफेयर और प्लस कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न शामिल होते हैं। उन्हीं 50 प्रश्नों की सटीक और काफ़ी प्रमाणित आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और एक बात आप ध्यान रखें, फाइनल आंसर की जो आयोग जारी करेगा वही मान्य होगी। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि आपको सटीक आंसर प्राप्त हो सके और इसके बाद आप मिला लीजिए आपके उत्तर, आपने कितने सही किए हैं और कितने स्कोर आप कर पा रहे हैं। ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न और जो प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न आगामी एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर एमपीपीएससी प्री 2026 जो 26 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप जो टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब प्रश्नों की ओर। कौन से प्रश्न थे और उनके आंसर क्या होने वाले हैं? पहला प्रश्न था दोस्तों, दिनांक 14 मार्च 2025 को किसने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री, 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? सीधा यहाँ पर तारीखें रख कर पूछा जा रहा है दोस्तों। देखिए पैटर्न एक आयोग का, उन्होंने क्या यहाँ पर सीधी तारीख रख दी है और पूछा है आपसे। और कब का पूछा है उन्होंने? 14 मार्च, मतलब मार्च 2025 का करंट पूछा जा रहा है। ऑप्शन में उन्होंने क्या रखा था? कीर स्टारमर, जस्टिन टुंड्रो, मार्क कॉर्नी और स्टीफन हॉर्पर। तो बताना है आपको कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्क कॉर्नी, ऑप्शन सी। ठीक है। दिनांक 14 मार्च 2025 को मार्क कॉर्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने जस्टिन टुंड्रो, ये जस्टिन टुंड्रो जी का स्थान लिया है और ये फोटो देख लीजिए उनकी। ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न था, यहाँ पर भी देखिए ऐसा लग रहा है कि स्पीडी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। आपने स्पीडी पढ़ी होगी, जो करंट अफेयर के लिए काफ़ी अच्छी पुस्तक होती है, उसको आपने देखा होगा। उसमें सीधे ये तारीख और सामने तारीख लिखी होती है और करंट लिखा रहता है मंथ वाइज। वैसे यहाँ पर लगता है कि उन्होंने वहीं से उठा के यहाँ रख दिए हैं। देखिए प्रश्न, दिनांक 4 फरवरी 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद, हैदराबाद, नई दिल्ली या भुवनेश्वर? कहाँ पर किया गया था ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन? अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको सीधा मिल गया कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक प्रश्न आपका ये बन गया। और अब बताना है आपको किस शहर में, कहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। यहाँ पर जानकारी देख लीजिए उसकी क्या है। 4 जनवरी 2025 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया था। और कहाँ पर? भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। भारत मंडपम दिल्ली में है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण सशक्तिकरण और संस्कृति को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य था। पूछा जा सकता है किस उद्देश्य से ये महोत्सव आयोजित हुआ था। और इसका विषय, आजकल विषय भी पूछे जाते हैं काफ़ी। विषय आयोग ने भी पिछली जो एग्ज़ाम हुई उसमें भी पूछे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव का विषय क्या था? विकसित भारत 2024 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण, यह विषय था इसका। तीसरा प्रश्न था इसमें दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी आपको सीधी तारीखें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे होता है 14 फरवरी। ठीक है। और 21 दिसंबर जो पेपर आयोजित हुआ था, तो 21 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? बताना है आपको 21 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है योग
और ये दूसरा है ध्यान। बताइएगा इसका ज़रा जवाब आप दीजिएगा जब तक बढ़ते हैं प्रश्न में। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। उत्तराखंड में दिनांक 14 फरवरी 2025 को संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 में मध्य प्रदेश को स्वर्ण, रजत और कांस्य प्राप्त हुए थे। कितने? यहाँ पर देख लीजिए, 68, 26, 27, 34, 26, 22, 54, 71, 76, 48, 47, 58। कितने प्राप्त हुए थे आपको बताना थे यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 34 तो स्वर्ण थे, ठीक है, 26 थे रजत और 22 थे कांस्य। इनका योग कितना हुआ? 82, ठीक है। राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजन कहाँ हुआ था इसका? देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है। अवधि कब से कब तक चले? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चले। संपन्न हुआ कब? संपन्न हुआ 14 फरवरी को संपन्न हो गया। कहाँ पर? राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में इसका समापन हुआ। उद्घाटन किसने किया था इन खेलों का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। समापन समारोह केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रतिभागी राज्य 28 तो राज्य थे इसमें और 8 संघ शासित प्रदेश थे। कुल खेल कितने थे इसमें? 32 खेल थे। 4 प्रदर्शन खेल थे जिसमें मलखम, कलारियापयडु, राफ्टिंग और योगासन थे, ठीक है। शुभंकर क्या था इसका? मौली शुभंकर था, जिसे मोनाल भी कहते हैं। और मशाल का नाम क्या था? तेजस्विनी, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी जानकारी आपके लिए है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल एप्लीकेशन किसी को अपने मोबाइल या वेब ब्राउज़र में ही सर्वेक्षण कर बनाने और उसका विश्लेषण करने की अनुमति देता है? गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स, गूगल डॉक्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गूगल फॉर्म्स। क्या होता है? एक निःशुल्क उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को सीधे अपने वेब ब्राउज़र या मोबाइल डिवाइस पर सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी और पोल बनाने और उनका विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह गूगल वर्क स्पेस का हिस्सा है। गूगल शीट्स क्या होती है? मुख्य रूप से स्प्रेडशीट बनाने और संपादित करने के लिए है। गूगल स्लाइड क्या होता है? प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और गूगल डॉक्स में क्या? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, संपादित करते हैं उनको, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन इंटेलिजेंस शामिल है जो एक ऐसे कंप्यूटर को संदर्भित करती है? क्वालिटी ठीक नहीं है पेज की, इसलिए पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, सॉरी। जो हर स्तर पर मनुष्य जितना ही स्मार्ट होता है। बताना है आपको। कृत्रिम संकीर्ण बुद्धिमत्ता, कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता, कृत्रिम अति बुद्धिमत्ता, कृत्रिम उन्नत बुद्धिमत्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता। कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता यह एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ज्ञान को समझ सकती है, सीख सकती है, विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकती है। यह हर स्तर पर मानवीय संज्ञानात्मक क्षमताओं के बराबर या उससे भी आगे निकल सकती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी जानकारी है, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, एआई से ही सब कुछ हो रहा है काम। मैक्सिमम काम लोग एआई से संपन्न कर रहे हैं, ठीक है। और आईओटी भी एक अच्छा साधन है हमारे लिए, भविष्य में काफ़ी उपयोगी होगा यह। उससे संबंधित प्रश्न इसमें आया हुआ है 6 नंबर पे। इंटरनेट ऑफ थिंग आईओटी का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क है। सेंसर युक्त भौतिक उपकरणों, सॉफ्टवेयर ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर युक्त भौतिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर का आपस में जुड़े हुए विशाल नेटवर्क है। 7वां प्रश्न था, भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत दिनांक 28 फरवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? चौथा, तीसरा,
दूसरा या पहला? तो किस नंबर पर था? तो यह था प्रथम नंबर पे। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। भारत सरकार की एग्री स्टेक परियोजना के तहत 28 फरवरी 2025 तक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जनरेट करने में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान था। काफ़ी पुराना प्रश्न पूछा गया है, अच्छा करंट पूछा है इस पेपर में। देखते हैं 8वां प्रश्न। संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने कब की थी? 15, 2016, 2017, 2018? कब की थी आधिकारिक शुरुआत संबल योजना की मध्य प्रदेश सरकार ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2018 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना की आधिकारिक शुरुआत 2018 में की गई थी। अन्य नाम क्या है इसका? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है। उद्देश्य क्या था इसका? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना। 2022 में संशोधित कर संबल 2.0 के रूप में फिर से इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक संपूर्ण ई सरकार समाधान प्रस्तुत करती है? ग्रामीण सड़कों के लिए एक्सेस परमिशन, एपीएमएस, जियो रिच, जियो आकांक्षा, जन आकांक्षा और ई मार्ग, इनमें से कौन सी है जो पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण ई समाधान प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ई मार्ग। ई मार्ग क्या है? यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की सड़कों के प्रबंधन, निगरानी और रखरखाव के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह जीपीएस जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सड़कों का पूरा जीवन चक्र ट्रैक करता है। ठीक है, किसका उपयोग कर रहा है? जीपीएस और जीआईएस का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न था, एकीकृत सर्किट का उपयोग जिसने कंप्यूटर की गति और दक्षता में भारी वृद्धि की सबसे पहले किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, किस में हुआ था एकीकृत सर्किट का उपयोग? बताना है आपको कौन सी पीढ़ी में हुआ था। यह हुआ था तीसरी पीढ़ी में। एकीकृत सर्किट आईसी चिप का उपयोग, इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग सबसे पहले तीसरी पीढ़ी, और कब से कब तक मानी जाती है? 1964 से 1971। अलग अलग आपको मिलता है इसका टाइमलाइन, पर यहाँ पर 1964-71 अपन यूज़ कर रहे हैं कि कंप्यूटरों में शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर क्या हुए? छोटे, तेज और अधिक कुशल और सस्ते हो गए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जनजाति योद्धा टंट्या मामा किस जनजाति से संबंधित थे? टंट्या मामा जी की बात करें तो यह मोस्ट फेवरेबल और इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, आयोग के लिए काफ़ी प्रश्न पूछते हैं इनसे, जनजातियों से, टंट्या मामा जी से, रानी दुर्गावती जी से, इनसे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं, तो इनकी पूरी जानकारी हमें रखना है। जितने भी फैक्ट हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हमको रट लेना है, क्योंकि बार बार इनसे संबंधित प्रश्न बन रहे हैं एमपीपीएससी की परीक्षाओं में। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? किस जनजाति के थे टंट्या मामा? टंट्या मामा भील जनजाति के थे। प्रसिद्ध जनजाति योद्धा टंट्या मामा भील जनजाति से संबंधित थे। टंट्या भील एक प्रतिष्ठित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, और टंट्या भील की समाधि इंदौर के पास पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास है। यहाँ पर क्यों बताया आपको समाधि स्थल? क्योंकि अभी उन्होंने समाधि स्थल और शहीदी स्थल दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे हैं, तो आपको याद रखना है ये भी। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती का शहीदी स्थल, देखिए ये आ गया शहीदी स्थल, ये पूछ लिया उन्होंने। कहाँ पर है? गढ़ा, नरिया नाला, मदन महल या भेड़ा घाट में? कमेंट करके बताइएगा इनकी समाधि स्थल कौन सा है। समाधि स्थल बताइएगा रानी दुर्गावती जी का। ये तो शहीदी स्थल है, समाधि स्थल इनका कहाँ है? तब तक देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है नरिया नाला या नरई
नाला, ये युद्ध हुआ था नरई नाला का, जिसमें इनको शहीदी या वीरगति प्राप्त हुई थी। यहाँ पर देख लीजिए, रानी दुर्गावती का शहीदी स्थल जबलपुर के पास नरई नाला नामक स्थान पर है। नरई नाला नामक स्थान पर है। यहाँ पर 24 जून 1564 को मुगल सेना से लड़ते हुए आत्म बलिदान दिया था रानी दुर्गावती जी ने। ठीक है, इससे पहले एक प्रश्न आया था, वो भी ध्यान रखिएगा कि इनका कौन सा युद्ध लड़ा था रानी दुर्गावती जी ने मुगलों के खिलाफ। तो उसका आंसर क्या था? नरई नाला का युद्ध था। और अपन बात करें रानी अवंतीबाई की, रानी अवंतीबाई ने देवहारगढ़ की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद रखना है, वो भी एक अच्छा फैक्ट है। अब देखिए, जनजातियों संबंधित नृत्य पर एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में गदली नृत्य, कौन सा गदली नृत्य किस जनजाति की महिलाओं से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर जनजातियाँ तो है, लेकिन उनसे संबंध महिलाओं से संबंधित नृत्य और त्यौहार वगैरह पूछे जाते हैं। बताना है आपको, भील, गोंड, कोरकू या बेगा, किससे संबंधित है गदली नृत्य? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति की महिलाओं से संबंधित है। यह शादी विवाह जैसे खुशी के अवसरों पर किया जाता है। इसे कभी कभी गादुली नृत्य भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और खंडवा छिंदवाड़ा जिलों में यह काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर देखिए, जनसंपर्क विभाग जो मध्य प्रदेश सरकार चलाती है सोशल मीडिया पर, उसमें आपको यह मिलेगा। इन्होंने पूछा था गदली नृत्य किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? गोंड, भारिया, कोरकू या भील? तो देखिए, ये सीधा का सीधा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिल रहा है हमें? गोंड मिल रहा है क्या? हाँ, गोंड है। भारिया है? भारिया नहीं है। यहाँ पर भील है, भील दे रखा है। कोरकू तो आंसर ही है। ठीक है, यहाँ पर भारिया और बेगा चेंज हुआ है, बाकी तीन ऑप्शन वही के वही रखे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मांडो प्रथा, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न आया। ये भी आपको जनजातीय लोग एक करके उन्होंने सीरीज चलाई थी जनसंपर्क विभाग वालों ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट साइट है वो भी, सोशल मीडिया साइट पे, उस पर आपको मिलता है जनजातीय लोग करके। उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें डाल रखी है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न उसी संबंधित है। क्या पूछा गया है? मांडो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? पारधी, कोरकू, गोंड या भारिया? किस में पाई जाती है मांडो प्रथा? इसका सही उत्तर क्या होगा? कोरकू जनजाति में। किसमें? कोरकू जनजाति। देखिए यहाँ पर ये जनजाति लोग आपके लिए मैंने यहाँ पर फ़ोटो से उठा के रख दी है, काफ़ी सर्च करके आपके लिए लेकर आया हूँ। जनजाति लोग और ये मांडो पढ़िए यहाँ पर क्या है। कोरकू समुदाय में मृतक की स्मृति में मांडो बनाने की परंपरा है। मांडो सागौन और पत्थर का भी बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मांडो सागौन और किसका? पत्थर का भी बनाया जाता है। लकड़ी के खंभे पर मृतक से जुड़े चित्र उकेरे जाते हैं। सूरज चांद की आकृतियाँ होती है। अब ये प्रश्न देखिए, ये आईएमपी लगा लीजिए। क्या आईएमपी लगाना है आपको कि मांडो पर आकृतियाँ, आकृतियों वाला प्रश्न जरूर बन सकता है। यह ध्यान रखिएगा, आकृतियाँ कौन सी बनाते हैं इस पर? सूरज चांद की, सूरज चांद की आकृतियाँ बनाते हैं मांडो पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आगामी परीक्षाओं में। आगे देखिए, मांडो को पत्ते, फूल, पशु पक्षी आदि से सजाया जाता है और इसे स्थापित करने का अनुष्ठान सीडोली कहलाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? मांडो को स्थापित करने का अनुष्ठान क्या कहलाता है? लिख देता हूँ यहाँ पर, मांडो को स्थापित करने का अनुष्ठान, ये प्रश्न है आपके लिए, अनुष्ठान क्या कहलाता है? ये प्रश्न बन सकता है। तो क्या कहलाता है? सीडोली कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सीडोली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। भव्य आयोजन में कोरकू समुदाय के सदस्य 3-4 पूर्वजों के एक ही मांडो बनवाते हैं। ठीक है, किन्हीं क्षेत्रों में गाथा पटिये बनाने का प्रचलन है। गाथा पटिये भी पूछा जा सकता है, ये कौन सी जनजाति में बनाए जाते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जिन्हें मृतक के नाम से बनवाकर आम के पेड़ के नीचे स्थापित किया जाता है। गाथा पटिये बहुत से परिवारों द्वारा एक नियत स्थान पर चढ़ा दिए जाते हैं, जो एक विशाल ढेर का रूप ले लेता है।
ठीक है, काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके लिए और ये किसी ने बताई नहीं होगी यूट्यूब पर अभी तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, कलम की तलवारें, 2-3 पुस्तकें पूछ ही लेता है वो 50 प्रश्न में, जो पैटर्न है 50 प्रश्न का उसमें कम से कम 2 पुस्तकें आई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, कलम की तलवारें किस आदिवासी कवित्री की रचना है? उषा किरण अतराम, सावित्री नेताम, मुन्नी टेकाम और लता मरकाम। काफ़ी अच्छे पुस्तक पूछी गई है इन लोगों ने। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उषा किरण अतराम। ये पुस्तक है, इसका देख लीजिए फ़ोटो आप। कलम की तलवारें, क्या लिखा है यहाँ पर? कवित्री कौन? उषा किरण अतराम है। अनुवादक कौन? मिलिंद पाटिल। इसका अनुवाद किसने किया है? मिलिंद पाटिल ने। ये भी प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट है। फिर बात करें, ये है उषा किरण अतराम जी। कलम की तलवार उषा किरण अतराम की रचना है। अतराम एक प्रमुख आदिवासी कवित्री है। वे मध्य भारत की महत्वपूर्ण पत्रिका गोंडवाना दर्शन और आदि वार्ता का संपादन करती है। ध्यान रखिएगा, किसका संपादन करती है उषा किरण अतराम जी? किसका? गोंडवाना दर्शन और आदि वार्ता का संपादन करती है। कलम की तलवार एक काव्य संग्रह है। यह पुस्तक लेखनिच्या तलवारी का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, भील जनजाति में गल देवता। देखिए गल देवता, मैंने अभी इंस्टाग्राम चैनल है मेरा, आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लीजिए। उस पर अभी फ़िलहाल में डाला था मैंने गल देवता के बारे में, तो अगर वो आपने देखा होता तो आपका प्रश्न अच्छे से बन सकता था इसका। ठीक है, गल देवता की पूजा किस अवसर पर की जाती है? रक्षाबंधन, होली, दीपावली या हरियाली अमावस्या? कब की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? होली के अवसर पर की जाती। क्यों? देखिए यहाँ पर ये भी पोस्ट आई थी कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति गल बाप जी को अपना इष्ट देव मानती है? भील, बेगा, गोंड या भारिया? ठीक है, और यहाँ आप देखते हैं गल बाप जी क्या है? बीमारी या अन्य बाधाओं से पार पाने के लिए भील परिवार का सदस्य गल देव से मन्नत मांगता है। फागुन माह में भगोरिया मेले, फागुन माह भगोरिया मेला मतलब होली के समय मनोकामना पूरी होने पर संबंधित समुदाय आड़े खंबे पर पीठ के बल लटक कर 5 या 7 फेरे लेकर मन्नत उतारता है और गल देव का आभार अभिव्यक्त करता है। गल देव का स्थान एक खुली जगह पर 4 मोटी एवं लगभग 30 फुट लंबी बल्लियों पर बने मंच के नीचे बीचों बीच होता है। इस स्थान के बीच में एक ऊंची बल्ली होती है जिसके शीर्ष पर छेद कर आड़ी बल्लियां लगाई जाती है। भील संस्कृति में गल बाबजी या गल देव की पूजा का एक महत्वपूर्ण परंपरा है। गल देव का स्वरूप भगवान नरसिंह से मिलता जुलता माना जाता है, लेकिन उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती है। काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बेगा जनजाति में गोदना गोदने वाली स्त्री कहलाती है। क्या कहा जाता है बेगा जनजाति में गोदना गोदने वाली स्त्री को? बदनिन, गोदनी, गोदा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है भाई इसे? इसे कहा जाता है बदनिन। बेगा जनजाति विश्व की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। गुदना बनाने वाली महिलाएं गोधारिन, गोधारिन भी कहा जाता है और बदनिन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर अगर गोधारिन होता तो वो भी सही होता। गोधारिन या बदनिन कहलाती है। ये महिलाएं बादी या बदना और ओझा जाति की होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैप सेट का मुख्य उद्देश्य है? जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं में तकनीकी व व्यावसायिक कौशल का विकास कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी, जनजाति वर्ग के युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना। जनजाति वर्ग के युवाओं को शिक्षा के अवसर सुलभ कराना। जनजाति वर्ग के युवाओं को आवास उपलब्ध कराना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है? मैपसेट मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा वर्ष 1981 से जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए
विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशलता का विकास कर उनके रोजगार स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु स्थापित है। वर्ष 1989 में क्या किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन को भी शामिल किया गया। वर्ष 2008 में मैप सेट के उद्देश्यों में वृद्धि करते हुए पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए स्वरोजगार रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु विभिन्न रोजगार मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, तीनों फैक्ट बढ़िया है आपके लिए। 19वां प्रश्न था दोस्तों, भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कौन सी 3 जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी के रूप में अधिसूचित किया गया है। काफ़ी बार प्रश्न आ गया है अभी के अभी ये। कौन सी, गोंड भील बेगा, बेगा कोल कोरकू, गोंड भारिया भील या बेगा भारिया सहरिया। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा बेगा भारिया और सहरिया। ठीक है, ये 3 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां। पिछले वीडियो मैंने जो डाला है मैराथन वाला, उसमें मैंने बताया हुआ है आपको इसके बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों में सबसे अधिक किस जनजाति के लोग हैं? बेगा भारिया भील या कोरकू। ये भी अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। और जो बड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश की, उनसे ही प्रश्न आते हैं, जैसे कि बेगा भारिया सहरिया। पहले तो ये 3 जो पीवीटीजी से है, और भील, गोंड और कोरकू, और काफ़ी महत्वपूर्ण जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, और इनसे ही प्रश्न बनते रहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? भील जनजाति। मध्य प्रदेश की जनजातियों में भील जनजाति के लोग सबसे अधिक है, जो राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या का लगभग 39% है। जनसंख्या कितनी? 59,93,921 है। जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है। यह मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी जिलों जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर में पाई जाती है। भीलों की सर्वाधिक जनसंख्या धार में है, लगभग 12 लाख से अधिक जनसंख्या है यहाँ पर। कितनी? 12 लाख से अधिक है। अब देखिए यहाँ पर एक पोस्ट आई थी फिर से, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बेगा, कोरकू, भील, सहरिया। देखिए ऑप्शन क्या क्या मैच हो रहे हैं। बेगा, पहला बेगा है। कोरकू, ऑप्शन डी पे कोरकू रखा है। भील तो आंसर ही है इसका। और यहाँ भारिया की जगह सहरिया आ गया, यहाँ पे सहरिया कर दिया, भारिया कर दिया सहरिया की जगह पे। ठीक है, बाकी सेम टू सेम प्रश्न दिख रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कायथा जिला उज्जैन का जो कि जिला उज्जैन का संबंध किस खगोल शास्त्री, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? खगोल शास्त्री है, फोटो सही नहीं है, खगोल शास्त्री। ठीक है, गणितज्ञ से है। भास्कराचार्य द्वितीय, आचार्य वराहमिहिर, आर्यभट्ट या श्रीधराचार्य। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आचार्य वराहमिहिर। कायथा जिला उज्जैन का संबंध आचार्य वराहमिहिर से है। वे एक प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिष थे। उनका जन्म 505 ईस्वी माना जाता है, और कहाँ पर? कायथा के पास एक गांव में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? उज्जैन के पास है कायथा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान, महादान या महायज्ञ भी कहते हैं इसे, महायज्ञ को संपन्न किया था। कहाँ पर? उज्जैन में, ओंकारेश्वर, महेश्वर या अमरकंटक। ये प्रश्न मैंने आपको जो शनिवार को वीडियो डाला है उसमें बताया था। शनिवार को मैंने शाम को ही वीडियो डाला था, अगर किसी ने देखा होगा तो आपको वैसे आंसर इसका मिल गया होगा। और ये प्रश्न अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुई थी उसमें भी आया था। क्या था इसका उत्तर? उज्जैन था। दंती दुर्ग 733 से 756 ईस्वी, यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इसने चालुक्यों को हराकर दक्कन में अपनी सत्ता स्थापित की। इसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ संपादित किया था या किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश के मालवा अखबार के शुरुआती, देखिए मालवा अखबार अभी पिछली एग्जाम हुई थी उसमें आया था, कब मालवा अखबार की शुरुआत हुई थी वो पूछा गया था। और अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछ लिया, मालवा अखबार से फिर प्रश्न उठा के रख दिया है कि इसके संपादक कौन थे। शुरुआती संपादक प्रेम नारायण, ओम प्रकाश, रविशंकर या राधेलाल शास्त्री जी, कौन थे चारों में से शुरुआती संपादक मालवा अखबार? काफ़ी अच्छा टॉपिक बन गया इनके लिए। पहले उसकी शुरुआत पूछी और अब पूछ रहे हैं कि संपादक कौन थे। तो ये देखिए मालवा अखबार की फ़ोटो देख लीजिए कैसा आता था मालवा अखबार।
इसके शुरुआती संपादक कौन थे? प्रेम नारायण जी थे। मध्य प्रदेश के मालवा अखबार के शुरुआती संपादक प्रेम नारायण थे। मालवा अखबार 6 मार्च 1849, ये भी जो प्रश्न आया था पिछली एग्जाम में, उसमें पूछा था कब लॉन्च हुआ था, तो 6 मार्च 1849 को इंदौर से प्रकाशन शुरू हुआ था। यह मध्य प्रदेश का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे देखें, महाराज छत्रसाल के पिता का नाम था, क्या नाम था उनके पिताजी का? महाराज छत्रसाल जी के बुंदेलखंड केसरी कहा जाता है। वीर सिंह देव, विक्रमाजीत, चंपत राय या मधुकर शाह, क्या नाम था उनका? उनका नाम था चंपत राय। बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात महाराजा छत्रसाल 4 मई 1649 से 20 दिसंबर 1731 का जन्म बुंदेला परिवार में हुआ था। वे ओरछा के रुद्र प्रताप सिंह के वंशज थे। उनके पिता का नाम चंपत राय जूदेव बुंदेला था। ठीक है, अगला प्रश्न था, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। मोहम्मद सलीम, खुसरो, वीर सिंह बुंदेला या मधुकर शाह, किसने हत्या की थी अबुल फजल की? ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे यह। तो इनकी हत्या किसने की थी? इनकी हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। बात करें अबुल फजल की हत्या की कब? अगस्त 1602 में। तिथि 12 अगस्त मानी जाती है, पर यहाँ पर अपने को अगस्त 1602 ही रखना है। कहाँ? दक्कन से लौट रहे थे वो उस समय। क्या? सरायवीर और आतरी, नरवर के पास जो आतरी है के मध्य। ठीक है, किसने की? वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर की? राजकुमार सलीम, जो कि मुगल सम्राट जहांगीर बाद में बने, उनके आदेश पर की। कारण क्या था? अबुल फजल सलीम के सिंहासन पर बैठने का विरोध करते थे। ठीक है, आगे बढ़ें। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? सागौन, चीड़, अर्जुन, जामुन, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा चीड़। मानसून वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। मुख्य वृक्ष सागौन, अर्जुन, जामुन, साल, चंदन और महुआ होते हैं। हिमालय क्षेत्र और शंकुधारी वनों के मुख्य वृक्ष क्या है? चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर और लार्च, या लार्च भी कहते हैं इसको, लार्ज या लार्च। ठीक है, आगे बढ़ें। 27वां प्रश्न था, मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, खालिस्तान था यहाँ पर, कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? यह भी मैंने अभी शनिवार को 20 दिसंबर को जो वीडियो डाला था मैंने सैटरडे को, उसमें डाला हुआ है। काफ़ी अच्छी स्लाइड बनाकर डाला है मैराथन के रूप में। मैराथन था वो MPGK। क्या था? MPGK। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, उसमें अच्छे से बताया हुआ है। 150 प्लस प्रश्न थे उसमें। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार या नर्मदा घाटी, कहाँ पर इसका आंसर होगा? बघेलखंड में। लाल पीली मिट्टी निर्माण किससे हुआ? ग्रेनाइट और निस चट्टानों के अपरदन से। अन्य नाम चलका या डोरसा। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग 33% भाग पर। अधिकता इसमें आयरन लौह तत्व की अधिकता होती है। कमी ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास मतलब NPK की कमी होती है। फसल धान की फसल के लिए सर्वोपयुक्त है और विस्तार पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब कि बघेलखंड में पाई जाती है। देखिए मैप में देख लीजिए मिट्टियाँ, ये जलोढ़ मिट्टी इस एरिया में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी यहाँ पर मिल रही है आपको, गहरी काली मिट्टी यहाँ मिल रही है, और छिछली काली मिट्टी इस एरिया में, और ये लेटराइट मिट्टी यहाँ मिलती है। लाल पीली मिट्टी ये रही, और मिश्रित लाल काली पीली मिट्टी कहाँ पर? इस एरिया में। बढ़े आगे। 28वां प्रश्न था, पृथ्वी के चारों ओर, क्या था? पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है? मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल और समताप मंडल, क्या कहते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न था ये। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल।
पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस परत में सभी मौसमी घटनाएं जैसे बारिश, बादल, तूफान आदि घटित होती है और इसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। और इसकी ऊंचाई कब कहाँ से कहाँ तक मिलता है? यह पृथ्वी की सतह से शुरू होता है और लगभग 8 से 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हिस्सा है? ग्वालीगढ़ की श्रेणियाँ, आखारानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ या असीरगढ़ की पहाड़ियाँ। यहाँ पर पूछा है पूर्वी सतपुड़ा। प्रश्न देखिए ध्यान से, पूर्वी सतपुड़ा, ये डाउट वाला प्रश्न है। अब आयोग क्या आंसर देता है इसका, तब इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। फाइनल आंसर की जो आयोग की आएगी उसमें इसका आंसर क्या आएगा वही अब मान्य होगा। यहाँ पर आंसर नहीं दिया जा सकता है फिलहाल मेरे द्वारा। ठीक है, देखते हैं। ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। यह महाराष्ट्र के अमरावती जिले में ताप्ती और पूर्णा नदियों के मध्य स्थित है। यह सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से महादेव पहाड़ियों के नज़दीक है। ये सतपुड़ा के पश्चिमी भाग की राजपीपला पहाड़ियों और पूर्वी महादेव पहाड़ियों को जोड़ती है। ठीक है, ये तो एक ग्वालियरगढ़ की पहाड़ियों की जानकारी थी। पश्चिमी सतपुड़ा की बात करें, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है? राजपीपला गुजरात में, अखारानी पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ और असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती है। किसमें? पश्चिमी सतपुड़ा में। मध्य सतपुड़ा में धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़ और कालीभीत आती है। कालीभीत कहाँ पर? बैतूल जिला में। ठीक है, बैतूल जिला में कालीभीत। पूर्वी सतपुड़ा की बात करें, मैकाल श्रेणी, अमरकंटक, अचानक मार्ग, ये पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं आयोग द्वारा क्या आंसर दिया जाता है। आयोग का आंसर ही मान्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, नर्मदा नदी विंध्याचल तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी, नतिलम्ब घाटी, लटकती घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो मैंने बताया शनिवार का जो वीडियो डाला था उससे पहले मैंने एक MPG के मैराथन डाल रखा है, सॉरी MPPSC मैराथन डाल रखा है 1993 से 2025 तक के प्रश्न उसमें शामिल है। उसमें भी नर्मदा नदी की और सभी नदियाँ जो मेन है उनकी जानकारी डिटेल में दे रखी है, आप लोगों को जाकर आप देख सकते हैं। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से बहती है। नर्मदा नदी की जानकारी देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से, अन्य नाम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मैकाल सूता। अब ये जो पिछले एग्जाम हुई थी उसमें आया था मैकाल सूता किसका नाम है? मुहाना, खंबात की खाड़ी, अफवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में आता है। लंबाई कुल 1312, मध्य प्रदेश में 1077। सहायक नदियाँ कुल 41 है। 22 बाएँ तरफ से बथावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सुक्ता, कुंडी और गोई। 19 दाएँ तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान, हथनी आदि। ठीक है, आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का पदकाल किसके द्वारा निर्धारित होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? मुख्य सचिव से एक प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं, तो मुख्य सचिवों की लिस्ट भी मैंने यहाँ पर रखी हुई है आपके लिए। पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा पदकाल निर्धारित होता है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यकाल मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित होता है। मुख्यमंत्री के विश्वास पर ही उनका कार्यकाल निर्भर करता है। नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नाम से औपचारिक आदेश निकालकर नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव देख लीजिए, HS कामत, RP नरोवा, MP श्रीवास्तव, RP नायक, RP नरोवा, श्री MS चौधरी, SC वर्मा, KL पसरीचा, BK दुबे, श्री जगपति। आगे कौन? श्री बिरबल, श्री ब्रह्मस्वरूप, KC आचार्य, MS सिंहदेव, RN चोपड़ा, RS खन्ना, RP कपूर, निर्मला बूच। निर्मला बूच क्या है? मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव है निर्मला बूच। इनका कार्यकाल भी देख लीजिए, 22/9/1991 से 1/1/1993 तक। फिर है SC बिहार, उसके बाद KS शर्मा, PK मल्होत्रा, AV सिंह, BK साहा, विजय सिंह, RC साहनी, अवनी वैश्य, R परशुराम, एंटेनो JC डिशा, बसंत प्रताप सिंह। फिर आगे कौन आए?
श्री सुधीरंजन मोहांटी, एम गोपाल रेड्डी, इकबाल सिंह बैस, वीरा राणा। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव। मेंस एग्जाम में भी मुख्य सचिव से संबंधित टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है मुख्य सचिव के बारे में काफ़ी जानकारी आपको। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन है, जो कि 35वें नंबर के हैं और 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है और उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन कौन तय करता है? किसके द्वारा तय किया जाता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन? मध्य प्रदेश विधानसभा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, संसद या राष्ट्रपति? क्या होगा इसका आंसर? संसद होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। 39वां प्रश्न था 33वां प्रश्न था, 2019 से 21 में मध्य प्रदेश के बहुआयामी गरीबी हेड काउंट अनुपात कितनी थी? 25%, 30%, 20-63%, 15.1%। अभी पिछले एग्जाम में भी इसका एक प्रश्न आया था, काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं इससे भी। देख लीजिए यहाँ पर इसकी जानकारी। इसका आंसर होगा 20-63। ये देखिए यहाँ पर 20-63 2019 से 21 और 36-57 2015-16 में था, जो कि कितना हो गया 19-21 में 20-63 हो गया। मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या में गिरावट 15.94%। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 के बीच मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में गरीबों के प्रतिशत हेड काउंट अनुपात में सर्वाधिक कमी आई है। ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये प्रश्न आ चुका है, दर्ज की गई, जिसके बाद बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़ का स्थान आता है। यहाँ पर ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। और फिर बात करें 2015-16 से 2019-21 के बीच मध्य प्रदेश के लगभग 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। मध्य प्रदेश में गरीबी की तीव्रता 47.25% से घटकर 43.70% हो गई है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के अनुसार मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर IMR कितनी है? 35.2, 45.4, 41.3 या 60.6? कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 41.3, क्योंकि NFHS5 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये 41 दिख जाएगा आपको। फ़ोटो थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन ये NFHS5 है और ये यहाँ पर 41 है और ये आप देख सकते हैं। फिर बात करें, एक पोस्ट आई थी इनकी अभ्युदय मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, मातृ व शिशु मृत्यु दर में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। सैंपल रेजिस्टेंस सिस्टम SRS 2018 से 20 की तुलना में मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में हुआ उल्लेखनीय सुधार। कितना? मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 पर आ गई है, जबकि शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर अब 37 हो गई है। इनकी इस पोस्ट के माने तो अब 41 से भी घटकर कितनी हो गई है? 37 हो गई है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील के लिए निर्धारित शुल्क कितना है? 10, 50, 100 या 200? कितना शुल्क निर्धारित किया गया है राज्य सूचना आयोग में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आयोग जो आंसर देगा, आयोग का आंसर, ठीक है, यहाँ भी एक नोट कर लीजिए आप, आयोग की आंसर की, फाइनल आंसर की ही मान्य होगी। क्या आंसर आता है उनकी तरफ से? मैंने तो अपना आंसर यहाँ पर आपको 100 दिखाया है, मेरे स्रोत तो यही बता रहे हैं। अब आयोग क्या आंसर देता है, MPPSC आयोग आपको क्या उत्तर देता है, वही आपका फाइनल उत्तर होगा। यहाँ बात करें मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में के लिए निर्धारित शुल्क, RTI आवेदन के लिए कितना है? 10 रुपये। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर करने के लिए 50 रुपये हैं। राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर करने के लिए 100 रुपये हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन उनको प्रूफ देना पड़ता है कि वो इस कैटेगरी में आते हैं, इसका प्रमाण पत्र देना पड़ता है उन लोगों को। आगे बढ़ें। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस भाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? ग्वालियर, जबलपुर, चंबल और रीवा?
इस चारों में से आपको बताना है कि किस में सबसे कम जिले हैं। किस में, बात कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो डाला है संपूर्ण मध्य प्रदेश अध्ययन के नाम से, मध्य प्रदेश का संपूर्ण अध्ययन, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी जानकारी है, मध्य प्रदेश का परिचय उसमें दिया है मैंने। काफ़ी लंबा वीडियो है और उसमें लगभग 70 MCQ प्रश्न भी आपको दिए हैं और थ्योरी भी दे रखी है। आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश संबंधित काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न में इसका आंसर क्या है। चंबल है, क्योंकि चंबल में कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले आते हैं। ये देख लीजिए मध्य प्रदेश के संभाग। चंबल में श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 ज़िले आते हैं। और बात करें कौन सा था उसमें, उनके भी ज़िले यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले कहाँ पर आ रहे हैं, जबलपुर संभाग में 9 आ रहे हैं। और 3-3 वाले कितने हैं, 3-3 वाले 3 हैं, 5-5 वाले 2 हैं, 6-6 वाले भी 2 हैं, और एक 7 वाला और एक 8 वाला है। ठीक है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको मैप भी दिखा देते हैं, ये लीजिए मैप के माध्यम से भी आप देख लीजिए। ये मैप भी आपको PDF आपको जो डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF दी जाएगी, वहाँ से आप ये मैप अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और पूरा 55 ज़िलों का मैप है। कितने, 55 ज़िलों का हाई क्वालिटी मैप है। हाई क्वालिटी मैप है, अभी तक ऐसा मैप आपको कहीं मिला नहीं होगा। ठीक है, हाई क्वालिटी मैप आपके लिए बनाकर प्रस्तुत किया है हमने और PDF में आपको ये मैप मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मोहासा बाबई मध्य प्रदेश के में किसके लिए प्रसिद्ध है। मोहासा बाबई मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है, बताना है आपको। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। वस्त्र एवं परिधान निर्माण केंद्र, विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण औद्योगिक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल ऊर्जा निर्माण क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योग केंद्र। क्या होगा इसका सही उत्तर, बाबई मोहासा। मोहासा बाबई, मोहासा बाबई क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में देखते हैं। क्या है यह विद्युत एवं अक्षय ऊर्जा उपकरण निर्माण का औद्योगिक क्षेत्र है। बात करें, ये जो पोस्ट आई थी जनसंपर्क विभाग की, मोहासा बाबई प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के विजन को करेगा साकार। फेज 2 में 9 इकाइयों को 551 एकड़ जमीन आवंटित की गई। और कब की पोस्ट है यह अभी अक्टूबर 2025 की पोस्ट है। ठीक है, 19 अक्टूबर दिख रहा है, रविवार दिन दे रहे हैं। 39,39,210 करोड़ रुपए होगा निवेश और 41,777 रोजगार होंगे सृजित। बाकी ये जानकारी आप पढ़ लेना इसके बारे में। और यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ पर आता है, नर्मदापुरम जिले में आता है। मोहासा बाबई परियोजना हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा और सस्टेनेबल उद्योगों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ स्थापित इकाइयाँ सौर ऊर्जा, बैटरी निर्माण और ऊर्जा उपकरण उत्पादन के माध्यम से भारत की आयात निर्भरता को कम करेगी और मध्य प्रदेश ऊर्जा उपकरण निर्माण को का केंद्र बनाएगी मध्य प्रदेश को। इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस जिले में मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। मंडी बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर नहीं है आपको बताना है। चारों में से ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और खंडवा 4 जिले दिए गए हैं आपको बताना है कि कहाँ पर मंडी बोर्ड का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, खंडवा। क्योंकि मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा। मैप बना दिया आपके लिए, इंदौर, उज्जैन, ठीक है, इंदौर और उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर, ये आपके मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय। किसके, क्षेत्रीय कार्यालय मंडी बोर्ड के। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, मतलब कि पैसा एक्ट की बात हो रही है। नियम है उसके के तहत गठित, यहाँ पर दिख नहीं रहा है जो भी है, एवं विवाद निवारण समिति में कम से कम कितने सदस्य होंगे, 5, 7, 9, 15। तो इसका सटीक आंसर आयोग के आंसर की देखेंगे, उसके बाद ही बताएंगे आपको। फिलहाल आपको मुझे जो स्रोत मिले हैं उसमें 5 आंसर मिल रहा है, क्योंकि
मध्य प्रदेश पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियम 2022 के तहत गठित विवाद निवारण समिति में निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष सहित कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे। तो यहाँ पर ये 5 आंसर हो सकता है इसका। बाकी MPPSC आयोग की आंसर की जो कि फाइनल आएगी, प्रोविजनल नहीं, आंसर की वही मान्य होगी। देख लीजिए, पेशा एक्ट के बारे में जागरूकता लाने की आयोजित होगी विशेष ग्राम सभाएं। मध्य प्रदेश के 20 जिलों और 89 विकास खंडों की 5254 पंचायतों के 11,757 ग्रामों में पेशा एक्ट लागू किया गया है। कब लागू किया गया, आप कमेंट करके बताइएगा कब लागू किया गया। जनजाति गौरव दिवस के दिन लागू किया गया था 15 नवंबर को, लेकिन आपको साल बताना है किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समावेशी एवं व्यापक विकास सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किए गए 4 प्रमुख मिशनों में शामिल नहीं है। फिर देखिए प्रश्न में लास्ट में आया है नहीं है। क्या आया लास्ट में, नहीं है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में है गरीब कल्याण। क्या दिया ऑप्शन ए, गरीब कल्याण। बी में दिया युवा शक्ति, सी में दिया अन्नदाता और फिर डी में दिया है स्वच्छ भारत मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए सरकार का ज्ञान मिशन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। जी से क्या है, गरीब है, वाई से युवा है, ए से अन्नदाता और एन से नारी है। 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है सरकार, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवा शक्ति और नारी सशक्तिकरण। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत उसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि स्थल। देखिए एक और समाधि स्थल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर स्थित है, वो शहीदी स्थल था, ये समाधि स्थल प्रश्न पूछा गया है। कहाँ पर है, बुरहानपुर, महेश्वर खरगोन, महिदपुर उज्जैन, रावरखेड़ी खरगोन। कहाँ पर है पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि। तो इसका सही उत्तर होगा रावरखेड़ी खरगोन में, यह है समाधि स्थल इनका। महान पेशवा बाजीराव प्रथम का समाधि स्थल रावरखेड़ी खरगोन में स्थित है। यह खरगोन जिले की नर्मदा नदी के तट पर, अगर पूछा जाए किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 28 अप्रैल 1740, ये 1720, एक मिनट, 1720 से 1740 तक क्या थे, पेशवा रहे थे बाजीराव प्रथम। उनकी मृत्यु उत्तर भारत के लिए एक अभियान के समय हुई थी। रावरखेड़ी के पास बकावा में नर्मदा के पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है बकावा क्यों प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लीव्स फ्रॉम द जंगल लाइफ इन अ गोंड विलेज के लेखक कौन है। RN बेरवा, बेरियर एल्विन, अमृतलाल वेगड़ और राजेंद्र माथुर। इनकी पुस्तकें मैंने पिछला जो मैराथन वीडियो है उसमें मैंने लगा के रखी हुई है, पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसकी 3-4 पुस्तकें आपके लिए रखी है मैंने, और भी पुस्तकें आपके लिए लेकर आएंगे क्योंकि बेरियर एल्विन से काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं पुस्तकों के बारे में। देखिए इसका आंसर होगा बेरियर एल्विन। और ये पुस्तक देख लीजिए, लीव्स फ्रॉम द जंगल लाइफ इन अ गोंड विलेज, और यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में बेरियर एल्विन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 1947 किसके नेतृत्व में किया गया। उमाकांत सरबा, त्रिभुवन तिवारी, भैरव प्रसाद उर्मालिया, एवं कांता प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। किसके नेतृत्व में हुआ था रीवा का चावल आंदोलन, बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भैरव प्रसाद उर्मालिया और त्रिभुवन तिवारी, ऑप्शन बी होगा। रीवा का ऐतिहासिक चावल आंदोलन 28 फरवरी 1947 को मुख्य रूप से त्रिभुवन तिवारी, भदवार ग्राम और भैरव प्रसाद उर्मालिया शिवराजपुर के नेतृत्व में किया गया था। यह जबरन चावल वसूली जबरिया लेवी के खिलाफ था। ठीक है, नेक्स्ट, निमाड़ की लोक कला पगलिया, जिसे पद चिन्ह लिखा गया यहाँ पर, का संबंध है किससे है। नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के दौरान या फसल उत्पादन पर। किससे संबंधित है निमाड़ की लोक कला पगलिया।
क्या उत्तर होगा? नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर। वैसे इसका आंसर विवाह क्या होगा? विवाह के अवसर पर। इस पर भी कहीं कहीं पर बनाए जाते हैं, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों भी आंसर हो सकते हैं। अब आयोग क्या आंसर देता है, विवादित प्रश्न अगर बनता है तो फाइनल आंसर की, जो फाइनल आंसर की आएगी उसके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप नवजात शिशु लिख लीजिए, क्योंकि एक सोर्स मुझे मिला है उसमें यहाँ पर क्या दिया गया है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है आपके लिए। पगलिया पद चिन्ह। निमाड़ में नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर पगलिया बनाकर भेजे जाने का रिवाज है। सर्वप्रथम लाल या गुलाबी रंग के कागज पर सुंदर बॉर्डर बनाकर फूल पत्तियों के आलेखन किया जाता है। मध्य भाग में बच्चे के पद चिन्ह प्रतीकात्मक रूप से बनाए जाते हैं। भारत में पद चिन्ह पूजने की परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये सोर्स की माने तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, राजा मर्दन सिंह निम्न में से कहाँ के शासक थे? शाहगढ़ के, बानपुर चंदेरी, मंडला या रामगढ़ जबलपुर? बुंदेला विद्रोह दोस्तों, बुंदेला विद्रोह 1842 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसका? एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों का। तो ध्यान रखिएगा, बुंदेला विद्रोह की सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये प्रश्न भी वहीं से है। तो क्या होगा इसका आंसर? बानपुर चंदेरी। कहाँ के मर्दन सिंह? देखिए, बुंदेला विद्रोह के प्रमुख विद्रोही और भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये जो टॉपिक है ये आईएमपी है, ये सारे फैक्ट क्या है? ये आईएमपी है। ठीक है, सूर्य की तरह इसलिए चमका दिया है कि सूर्य की तरह चमकते हुए आपको पेपर में भी दिखेंगे ये, और आप देखते रह जाएंगे अगर ठीक से याद नहीं करेंगे इसको। देखिए, पहला मधुकर शाह कहाँ के थे? नरहट के। जवाहर सिंह बुंदेला चंद्रपुर के। राजा हृदय शाह या इन्हें हरदय शाह भी कहा जाता है, हीरापुर के थे। विक्रमाजित गूढ़ा के ठाकुर थे। बखत सिंह चिरगांव के थे। इनके जो थे एक बोधन दोवा, ये नाम आया था 2019 की एग्ज़ाम में, प्री जो हुई थी 2019 की, उसमें आया था बोधन दोहा। राजा मर्दन सिंह और हृदय शाह का प्रश्न भी उसमें आया था, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर 2-3 प्रश्न थे। फिर थे बखत सिंह के बाद राजा परीक्षित कहाँ के? जैतपुर के। ढिल्लन शाह मदनपुर के। और मोर प्रहलाद चंदेरी से थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता प्रतिशत। आसान प्रश्न रखा आपके लिए ताकि कुछ अच्छा लगे देख के पेपर को। 66-11, 69-32, 67-68 या 70-03? क्या था उसका उत्तर? 69.32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न था, 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश में गेहूं का उत्पादन था किससे? बिहार से कम, महाराष्ट्र से कम, उत्तर प्रदेश से कम या हिमाचल प्रदेश से कम? तो सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है, तो किससे कम होगा? उत्तर प्रदेश से। ये पहला, उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा कौन? मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से कम। 48 नंबर पे प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस जिले में पायरोफिलाइट पाया जाता है? बालाघाट, टीकमगढ़, मंडला या झाबुआ? पायरोफिलाइट कहाँ पाया जाता है? इन चारों जिलों में से आपको बताना था। इसका आंसर क्या होगा? टीकमगढ़ होगा, क्योंकि पायरोफिलाइट या डायस्पोर का प्रमुख भंडार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा आपको शिवपुरी जिले में भी पायरोफिलाइट मिलेगा। मैप देख लीजिए, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, यहाँ पर आपको मिलता है क्या? पायरोफिलाइट। फिर प्रश्न है 49, सेकंड लास्ट प्रश्न है, बॉक्साइट उत्पादन का नागौद क्षेत्र खालिस्तान जिले में स्थित है? जबलपुर, सीधी, सतना, उमरिया? कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सतना।
बॉक्साइट का उत्पादन नागौद क्षेत्र, बॉक्साइट उत्पादन का नागौद क्षेत्र सतना में स्थित है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मैकाल पठार में उत्तम कोटि का बॉक्साइट अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, कटनी में संचित है। अन्य क्षेत्र की बात करें, सीधी, रीवा, सतना में भी बॉक्साइट मिलता है। अमरकंटक को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। किसे? अमरकंटक को। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बॉक्साइट का खनन कटनी से 1908 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन क्या था? मटियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मटियारी सिंचाई परियोजना मुरैना, ग्वालियर, दतिया या मंडला? कहाँ पर यह स्थित है? मंडला में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मटियारी सिंचाई परियोजना स्थान मंडला जिले के सिमरिया गांव में। कहाँ पर? मंडला जिले के सिमरिया गांव में। नदी का नाम मटियारी नदी, जो कि नर्मदा की सहायक है। पूर्ण कब हुई? 1992 में। ये योजना कब पूरी हुई? 1992 में पूरी हुई। उद्देश्य क्या था? सिंचाई, खासकर मंडला जिले के लिए। विशेषता क्या है? यहाँ पर एक मिट्टी का बांध है, ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले आंसर की भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम आयोजित होने वाली है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो और आपको PDF भी इनके मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।